एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास एक हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस हाइपरबोला को हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा x और ये हो गया y। तो किसी भी कर्व के लिए एसिम्प्टोट्स का मतलब क्या होता है कि एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन जो उसके लिए टेंजेंट तो हो बट वो किसी फिक्स या रियल पॉइंट पे ना मीट करते हुए वहाँ कहाँ पे टच करती है, इन्फिनिटी पे टच करती हो। जैसे मान लो इस हाइपरबोला को मैं आगे एक्सटेंड करूँ तो इस तरह से चलता रहेगा, ये इस तरह से चलता रहेगा। तो एक मैं इसे लाइन ड्रॉ करूँ जो इसको टच नहीं कर रही बट वो कहाँ जाके टच करेगी, इन्फिनिटी पे जाके टच करेगी। एक ऐसी लाइन जो इस पे टेंजेंट तो हो, हाइपरबोला के लिए नहीं, किसी भी कर्व के लिए एसिम्प्टोट्स का मतलब होता है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो उसको रियल में ना टच करे, इन्फिनिटी पे टच करे। और इन्फिनिटी पे टच करने का मतलब क्या है, टेंजेंट एट इन्फिनिटी, है ना। एसिम्प्टोट का मतलब सिंपल सा है, एक लाइन जो एज ए टेंजेंट काम करेगी और कहाँ पे होगी, वो इन्फिनिटी पे। टेंजेंट एट इन्फिनिटी ही किसी भी कर्व के लिए क्या होती है, एसिम्प्टोट्स होते हैं। कहाँ पे, टेंजेंट एट इन्फिनिटी। तो जैसे कि ये है और ये इस तरह से एक लाइन मान ली अपन ने, ये लाइन मान ली y इक्वल टू क्या है, mx प्लस सी है, ठीक। अब मान लो कि इसके लिए यहाँ पे टच करे तो मतलब तो टेंजेंट होगी। इस कर्व को लाइन को साथ में सोल्व करे तो उसके लिए d क्या हो जाना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट वो यहाँ पे कर नहीं सकते। टच कहाँ पे करेगी, इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब हम इन दोनों को, इस कर्व को और इस लाइन को साथ में सोल्व करेंगे तो एक x में क्वाड्रेटिक मिलेगी, ठीक। x में क्वाड्रेटिक मिलेगी बट जो उसके रूट्स होंगे वो कहाँ होंगे, इन्फिनिटी पे होंगे। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया गया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट इन्फिनिटी पे हो तो क्या कंडीशन होती है। याद आ रहा है, सब कुछ पढ़ाया गया आपको? कोई ना, अभी वापस बता दूंगा। तो एक लाइन है जो इस कर्व के लिए क्या है, टेंजेंट है, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या जहां पे ये लाइन इसको टच करेगी वहां पे x की और y की वैल्यू क्या होगी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगी। ये बात समझ गए? एसिम्प्टोट का मतलब ही ये होता है टेंजेंट पे इन्फिनिटी, ठीक। तो इस लाइन और इस कर्व को हम साथ में सोल्व करें, हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और लाइन मान ली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक। y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। इसको फर्दर सोल्व करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। एक्स स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर है, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया और साथ में माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 2a स्क्वायर एम सी एक्स और माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको x में क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लाएं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2a स्क्वायर एम सी एक्स और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स कहाँ होने चाहिए, टेंडिंग टू इन्फिनिटी होना चाहिए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक की बात करें, जैसे कि इन जनरल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जो दोनों रूट है टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, है ना। तो क्या होना चाहिए, देखो वापस से समझा देता हूँ आपको नहीं पता हो तो। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब इसके रूट्स टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी है। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1/y ले लूँ तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हुआ तो इसका मतलब y टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, तो मतलब y, x को 1/y रखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/y स्क्वायर
प्लस बी बाई वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, सोल्व करूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होंगे, 0,0 है ना। इसके रूट टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो इसके टेंडिंग टू 0 हो जाएंगे। तो इसके रूट्स टेंडिंग टू 0 है तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, a बाई सी कितना होना चाहिए, 0। a बाई सी 0 कब होगा, जब a तो 0 होगा और c 0 नहीं होगा। और यहां से क्या आएगा, माइनस का b बाई सी, तो वहां पे भी 0 होना चाहिए, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के यदि दोनों रूट टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, 0, मतलब उसको एज ए 0 कंसिडर करेंगे। तब जाके उस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स क्या होंगे, टेंडिंग टू इन्फिनिटी होंगे। समझ में आ गया। और सी नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे बात करें तो देखो, ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। समझ गए। तो इसको सोल्व करें तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, एम इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए। ठीक, ये होगी एम की वैल्यू। दूसरी कंडीशन, 2a स्क्वायर एम सी, ए स्क्वायर एम सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या ए स्क्वायर 0 हो सकता है, ए स्क्वायर तो 0 नहीं होगा ना। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाले से बात कर रहा हूँ, तो ये तो 0 नहीं हो सकता। m मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 0 होगी, m भी 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे c को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ये जो m और c है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले, कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ तो सर बता रहे हैं कि a 0 होना चाहिए, b 0 होना चाहिए, c 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, है ना। और वहां पे जो m और c हमने निकाले हैं, तो यहाँ पे कंडीशन आ गई m की वैल्यू प्लस माइनस b है और c की वैल्यू 0। तो जो लाइन है वो किस तरह की होगी, जो लाइन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अब वो लाइन होगी y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए। ये लाइन होगी, दो लाइन है, इसका मतलब दो एसिम्पटोट्स, दो इस तरह की लाइन पॉसिबल होगी हाइपरबोला के लिए, एक इस तरह की लाइन और एक इस तरह की लाइन होगी। अभी पहले नहीं पता था अपने को, अब पता लग गया कि ये कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी, क्योंकि C0 आ गया है ना। पहले जो लाइन ड्रॉ की गई थी वो तो मैंने इसी तरह से इन जनरल लाइन ड्रॉ की थी, बट अब पता लग गया कि ये दोनों दोनों लाइन है, ये टेंजेंट्स है कहाँ पे, एट इंफिनिटी फॉर दी हाइपरबोला, और इन दोनों लाइंस को ही हम बोलेंगे एसिम्पटोट्स। ठीक, और इनकी जो स्लोप है वो प्लस माइनस बी ए, बी बाई ए और माइनस बी बाई ए होगी। ठीक है, ये दोनों लाइन होगी। अब इन दोनों लाइंस की अलग अलग इक्वेशन लिख के उनकी कंबाइंड इक्वेशन लिखें। एसिम्पटोट्स क्या हो गए, एसिम्पटोट्स फॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू बी बाई ए एक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस का बी बाई ए एक्स। कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, ए स्क्वायर इसको बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या बन गया, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। हाइपरबोला जैसा दिख रहा है बट पार्ट कौन सा अलग है, कांस्टेंट वाला पार्ट अलग है। यहाँ 1 है और यहाँ पे कितना है, 0 है।
बाकी पार्ट एज इट इज सेम। ये है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। क्या हो जाता है भाई तुझे? कंबाइंड इक्वेशन है ना, ये है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। समझ में आ गई बात? क्या होते हैं एसिम्प्टोट्स? किसी भी कर्व के लिए, हम यहाँ पे हाइपरबोला के लिए पढ़ रहे हैं, बट किसी भी कर्व के लिए एसिम्प्टोट होता है टेंजेंट एट इन्फिनिटी। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो उसको टच नहीं कर रही, बट ऐसे जाएगी कि साथ 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 इन्फिनिटी पे उसको टच करे। ठीक, ये एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन निकल गई। यहाँ पे डेफिनेशन से लिखी हुई है कि एन एसिम्प्टोट्स टू ए कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन दैट कंटिन्यूअली अप्रोचेस ए गिवन कर्व बट डज नॉट मीट इट एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस। इन्फिनिटी पे उसको मीट करेगी, टच करेगी। ये हर कर्व के लिए ऐसा वैलिड होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है हमने अभी डिस्कस नहीं किया, बाद में करेंगे, बट अभी बता दूं। ऐसा हाइपरबोला जिसमें ए और बी बराबर हो, मतलब लेंथ ऑफ मेजर और मेजर माइनर एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ बराबर हो। तो 2a 2b के बराबर हुआ तो a b के बराबर हो गया। तो a बराबर b की सिचुएशन को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और उसके लिए एसिम्प्टोट्स क्या हो जाएंगे? y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। सोल्व कर लिया अपन ने, है ना? b बाई ए था तो b और a बराबर हो गया, तो क्या आ गया? y इक्वल टू प्लस माइनस ए। और इनकी कंबाइंड इक्वेशन लिखे तो क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू। ये एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन है। किस हाइपरबोला के लिए? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए। ए हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला हैव द सेम एसिम्प्टोट्स, है ना? दोनों हाइपरबोला के लिए सेम एसिम्प्टोट्स होते हैं, चाहे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, या माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों हाइपरबोला के लिए सेम एसिम्प्टोट्स होते हैं। द एसिम्प्टोट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। सेंटर से पास करेंगे, y इक्वल टू प्लस माइनस बी ए इंटू एक्स द इक्वेशन, एंड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स आर द एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया था, ठीक है ना? ये तो ये जो डायग्राम है, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है ये पूरा का पूरा, इस एंगल के ये बाइसेक्टर है कौन? एक्स और वाई एक्सिस। तो इसका मतलब ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। एक्स और वाई एक्सिस इसके क्या है? एंगल बाइसेक्टर्स है ना? इसको और अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। एसिम्प्टोट्स के बीच का जो एंगल है, उस एंगल के बाइसेक्टर होते हैं एक्स और वाई एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेथड टू फाइंड सेंटर ऑफ हाइपरबोला। सेंटर ऑफ हाइपरबोला हमें फाइंड आउट करना, और उसकी क्या दे रखी हो? जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन दे रखी हो। तो क्या तरीका होगा? हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी इस तरह की सिचुएशन पड़ी थी कि 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन हमें कंबाइंड इक्वेशन, दो स्ट्रेट लाइन की कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन निकाल सकते हैं। वो इक्वेशंस तो हम ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक लेके ही कर सकते हैं, बट उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो अब 2 डिग्री की इक्वेशन पहले तो ये होनी चाहिए कि वो हाइपरबोला को ही रिप्रेजेंट कर रही है, पहली चीज तो ये कंफर्म होनी चाहिए, है ना? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए। तो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही हो 2 डिग्री की इक्वेशन, तो उस फंक्शन को हम मान लेंगे एफ ऑफ एक्स वाई। ये 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू सी। ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब हमें क्या करना है? उस हाइपरबोला का सेंटर निकालना है ना? तो बिना सोल्व के डायरेक्ट सेंटर निकालने का तरीका क्या है? इसको एक बार हम क्या कर देंगे? पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक बार पार्शियली इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई। पार्शियल डिफरेंशिएशन पता होगा आपको, वैसे अपने सिलेबस में है नहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? एक बार विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे y को कांस्टेंट लेके
विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। चलो कर ही देते हैं, 2ax प्लस 2hy, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, प्लस का 2z, ये भी पूरा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये एक x और y में लीनियर इक्वेशन आ गई 2 वेरिएबल में। सिमिलरली इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2by 2f 2gx, और क्या बचेगा 2hx, यहाँ x आएगा क्या, 2g 2h आएगा ना, 2f आएगा। तो ये दो लाइन मिल गई अपने को, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इनको सोल्व करेंगे तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही सेंटर ऑफ हाइपरबोला होगा, ठीक है ना। तो सेंटर डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस प्रोसेस से अपन, बिना उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व करें। नेक्स्ट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो हाइपरबोला की इक्वेशन हमने ले ली है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है, जिसको मैं कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ए क्या है, एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन जो हमने निकाली है, और सी है कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन, है ना। तो देखो इन इक्वेशंस को मैं इस तरह से लिख के एच को सी के साथ प्लस करूं तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो वो वैल्यू क्या मिलेगी, इसका डबल मिलेगी, है ना, इसका डबल मिलेगी। तो इस एक रिलेशन से आप ध्यान रख सकते हो, c प्लस एच इक्वल टू 2a होता है, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन में किसका डिफरेंस होता है, ओनली कांस्टेंट का। इन तीनों इक्वेशन में डिफरेंस किसका है, ओनली कांस्टेंट टर्म का। किसका है, ओनली कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है बस। और वो भी किस तरह से है डिफरेंस, जैसे इसमें कांस्टेंट कितना है 1, इसमें कितना है 0, उसमें कितना है -1। तो -1 1 और 0 आपस में क्या बनाते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, एपी फॉर्म करते हैं, है ना। तो -1 किसके लिए है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए। एच किसके लिए है, ये वाली चीज हाइपरबोला के लिए। तो ये एक तरह से एपी होगी। तो मान लो इनकी कांस्टेंट टर्म ए बी सी हो, जैसे कि एच की कांस्टेंट टर्म ए हो, ए की कांस्टेंट टर्म बी हो, और सी की कांस्टेंट टर्म सी हो, या इसको एक्स वाई जेड ले लेते हैं अपन, इसके साथ कांस्टेंट टर्म एच के साथ कांस्टेंट टर्म एक्स, ए के साथ वाई और सी के साथ जेड हो, तो एक्स वाई जेड एपी में होंगे या एक्स जेड वाई एपी में होंगे, किस तरह से होंगे बताओ। एक्स जेड और वाई, या जेड वाई एक्स, ये एपी में नहीं हो जाएंगे, -1 0 और 1 में बात करें तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला, नॉर्मल हाइपरबोला और एसिम्प्टोट्स की जो कंबाइन इक्वेशन होती है उसमें कांस्टेंट टर्म के अलावा बाकी का बाकी एक्सप्रेशन सेम होता है, और कांस्टेंट टर्म डिफरेंस में होती है, और वो तीनों किस में होती है, एपी में होती है ना। तीनों कांस्टेंट टर्म एपी फॉर्म कर रही है। अगला देखो क्या है, द एसिम्प्टोट ऑफ ए हाइपरबोला आर दी diagonals of the rectangle formed by the lines drawn through the extremities of each axis parallel to the other axis। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, उससे बहुत सारी चीजें अपने को समझने को मिलेगी। ये एक हाइपरबोला बना दिया, ठीक, और ये हो गए एसिम्प्टोट्स, इधर से पास कर रहा, ठीक। तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे इस तरह से यदि मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं तो इस रेक्टेंगल के ये क्या होंगे, डायगोनल्स होंगे। ये इस तरह से एक प्रॉपर यदि हम बनाया जाए तो एक रेक्टेंगल बनेगा, और इस रेक्टेंगल के ये एसिम्प्टोट्स क्या होंगे, डायगोनल्स होंगे, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है,
और इस लाइन की इक्वेशन ये हो जाएंगे। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है a, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक लिखा है a कोमा b होगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये माइनस a कोमा माइनस b, और ये a कोमा माइनस b हो जाएगा। ठीक है, और इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये कितना है b, ये कितना है b, तो ये वाली पूरी लेंथ कितनी होगी 2b, ये लेंथ कितनी होगी 2a, तो l इंटू बी से 2a इंटू 2b हो जाएगी, है ना। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी से l 2a इंटू 2b करोगे तो 4ab आ जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल क्यों बन रहा है वो समझ में आ गया क्या, कोऑर्डिनेट्स देख के बता सकते हो। ये कोऑर्डिनेट्स तो हमने इस लाइन को और यहाँ पे जो है एंड पॉइंट को ज्वाइन करने पे बनाया है, तो ये रेक्टेंगल बनाता है और इसका एरिया होता है 4ab। इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमें यहाँ से पता लगती हैं। ये जो है एंगल, ये क्या है, एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स, है ना। ये जो है एंगल बिटवीन क्या है, एसिम्पटोट्स है। जितना एंगल ऊपर वाला होगा क्या उतना ही नीचे होगा, तो इस एंगल को थीटा मान लूं तो ये भी थीटा होगा, है ना। तो थीटा हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, टेन थीटा क्या हो जाएगा b बाई ए, है ना। ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस a है, तो टेन थीटा b बाई ए हो गया, तो टू थीटा कितना हो जाएगा टेन इनवर्स b बाई ए। थीटा निकाला टेन इनवर्स b बाई ए, और एंगल पूरा टू थीटा है ना, तो टू थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स। क्या हुआ, अच्छा सॉरी, टू थीटा पूरा का पूरा है एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स, ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स b बाई ए। तो हम एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये वापस से। जैसे नेक्स्ट टॉपिक आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्पटोट्स। पहली प्रॉपर्टी क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई ऑन द आइदर एसिम्पटोट मीट इट in the same points as the corresponding directrix and common points of intersection lie on the auxiliary circle। डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये। x और y यहां ड्रॉ कर दिया हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक। ये हो गए एसिम्पटोट्स। अब क्या कहना चाह रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई ऑन दी आइदर एसिम्पटोट्स। इसके फोकस F1 और F2 यहाँ पे हैं। यहाँ से इस पे क्या डाला हमने, परपेंडिकुलर डाला, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक। यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। कहाँ मीट करेगा, इट इन द सेम पॉइंट्स एज द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स एंड कॉमन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे हम डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करें तो कहाँ आएगी, ये आएगी डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर देते हैं। तो इनको बाद में करना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम फिर बनेगा नहीं उस तरह का। क्या गायब हो गया, एसिम्पटोट गायब हो गया, एसिम्पटोट्स पॉइंट, ये पॉइंट हो गया एसिम्पटोट और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया एसिम्पटोट और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डालें हम, फोकस है तो ये यहाँ पे मीट करेगा, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है,
ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0। ठीक, ये लाइन है x इक्वल टू ए बाई ई, ये लाइन x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ठीक, और ये लाइन है y इक्वल टू बी बाई ए एक्स, और ये लाइन है y इक्वल टू माइनस का बी बाई ए एक्स। तो इस पॉइंट को यदि हम नाम दे दें P पॉइंट, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x कोऑर्डिनेट a बाई ई है, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? b बाई ई। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए a बाई ई कॉमा b बाई ई, है ना। सिमिलरली हम Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। क्या आएंगे? माइनस ए बाई ई कॉमा माइनस का b बाई ई। ठीक, अब हम क्या प्रूव कर दें? इसकी स्लोप कितनी है? b बाई ए। इस लाइन की स्लोप a बाई बी प्रूव कर दे तो काम हो जाएगा हमारा। इसकी स्लोप b बाई ए है, तो इसकी माइनस ए बाई बी हमें सोल्व करनी है या प्रूव करनी है। तो स्लोप निकाले हम pf1 की, तो क्या आएगी? 0 माइनस बी बाई ई अपॉन ए माइनस ए बाई ई। तो ये हो गया माइनस का b बाई ई, और यहाँ से क्या आ जाएगा? क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से? ए माइनस ए बाई ई। ए कॉमन आ गया, फिर क्या बन जाएगा? ई स्क्वायर माइनस 1 बाई ई। ई से ई कट गया, आ गया माइनस का b बाई ए। और ई स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम हाइपरबोला के लिए? क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या आ गया? माइनस ए बाई। ठीक है, तो हमने बस ये किया कि इस लाइन को इस लाइन के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो तो आएगा आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जहां पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां से ही फोकस से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, वो वहीं पे डलेगा। और ये लाई कहाँ पे करेंगे? सारे के सारे ये दोनों पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पे लाई करेंगे। ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। समझ गए? क्या है? एसिम्प्टोट्स और डायरेक्ट्रिक्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक, वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा किस पे? फोकस से एसिम्प्टोट के ऊपर। फोकस डाला किस पे? सॉरी, फोकस से परपेंडिकुलर डाला किसके ऊपर? एसिम्प्टोट्स पे। वो जो परपेंडिकुलर है वो ही होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और एसिम्प्टोट्स। और ये दोनों पॉइंट कहाँ लाई करेंगे? ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेंगे। ये पहली प्रॉपर्टी समझ गए अच्छे से? If angle between asymptotes of x square minus y square equal to 1 is twice of tan inverse a by e, जो हमने निकाल लिया, यही निकाला था। एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स, थीटा का डबल 2 थीटा होगा ना? b by a। और if angle between asymptote of that hyperbola is 2 theta, then eccentricity क्या हो जाएगी? secant थीटा हो जाएगी। अब देखो ये कहना चाह रहा है कि वो जो थीटा है वो कितनी वैल्यू होगी? थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स b बाई ए लिखा हुआ है। तो यहां से 2 थीटा कितना हो गया? tan इनवर्स b बाई ए। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 थीटा मान लिया ना। इफ एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट ऑफ ए हाइपरबोला इज 2 थीटा, इफ एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट और हाइपरबोला इज 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स b बाई ए। तो थीटा कितना हो गया? tan इनवर्स b बाई ए, तो यहां से tan थीटा कितना हो जाएगा? b बाई ए। और इसेंट्रिसिटी क्या होती है? और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को क्या रख सकता हूं? तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा
और ई स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, सीकेंड थीटा हो जाएगी। तो थीटा से भी हम इसेंट्रिसिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और ये जो थीटा है ये क्या है, एसिम्पटोट्स के बीच के एंगल का हाफ एंगल। एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल 2 थीटा होता है, तो यहाँ पे ये जो थीटा है उसका हाफ एंगल होगा। तो आपको बोले एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल, बोल दिया कि 90 डिग्री है या 60 डिग्री है, एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा कितना लेंगे, 30 डिग्री। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, सीकेंड 30 डिग्री, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे रिजल्ट्स होते हैं जिनकी अपने को जरूरत पड़ सकती है, मतलब इस एंगल से भी हम इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या देखो, if from any point on the asymptote a straight line be drawn perpendicular to transverse axis, the product of segment of this line intercepted between the point and the end curve is always equal to the square of semi conjugate axis। तो देखो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वहां से सारी चीज समझ में आएगी आपको। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दी एसिम्पटोट, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक एसिम्पटोट बना देते हैं इस तरह से, दिस इज ए एसिम्पटोट जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो इसके किसी भी पॉइंट से हम क्या करना कहना चाह रहा है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये कौन सी एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस है, और ये है कॉन्जुगेट एक्सिस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला इसके ऊपर, इस तरह से परपेंडिकुलर डाल दिया। ये पॉइंट कहाँ पे है, एसिम्पटोट के ऊपर है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ दिस लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट एंड कर्व। पॉइंट एंड कर्व कौन सा होगा बताओ, सेगमेंट कौन कौन से बनेंगे इसके अंदर। एक तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को ए बोल दूं, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये इसको बी, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ दिस लाइन, ये पूरी एक लाइन है, इसके सेगमेंट बने इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट एंड कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी होगी इसकी, बी, तो बी स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इस लाइन की इक्वेशन अपने को पता है, एक तो y इक्वल टू बी बाई ए एक्स, और ए और बी पॉइंट कहाँ पे, हाइपरबोला पे। तो ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या ले सकते हैं, ए सीकेंड थीटा कोमा बी टेन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का बी टेन थीटा हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर है ये। हमें निकालना है पी ए डॉट पी बी, और वो बराबर होना चाहिए बी स्क्वायर के। पी पॉइंट वाई इक्वल टू बी बाई ए पे है, पी ए डॉट ए बी, पी ए डॉट ए बी। अच्छा अच्छा अच्छा, पॉइंट और कर्व की पूछिए ना, तो एक दो पॉइंट है ना कर्व के ऊपर, तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, पी ए डॉट पी बी ही पूछा गया ना अपने को। पॉइंट और कर्व के बीच के बोला है सेगमेंट, दो सेगमेंट बनेंगे, एक ये बना पूरा सेगमेंट और ये के लंबा वाला सेगमेंट। तो यहाँ से पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, पी का एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, ए सीकेंड थीटा होगा। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट तो ए सीकेंड थीटा हो गया, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी बी सीकेंड थीटा हो गया। सबका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही दे रखा है। पी ए लेंथ कितनी हो जाएगी, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लूं मैं, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ऊपर बी सेकेंड थीटा है, नीचे क्या है, बी टेन थीटा है। ये पूरी जो लेंथ है वो पी को पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर ही तो होती है, और ये जो लेंथ है वो क्या होती है, ए पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। पी बी कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, ऊपर है बी सीकेंट और नीचे कितनी है, बी टेन थीटा।
ठीक है। डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव लेंगे हम, माइनस बी टेन थीटा तो कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस कितनी होगी बी टेन थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दे हम तो बी स्क्वायर, बी तो कॉमन आ गया यहाँ से भी और यहाँ से भी, सीकेंट माइनस टेन, सीकेंट प्लस टेन, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, वो कितना हो गया 1 हो गया, तो आंसर आ गया बी स्क्वायर। तो किसी भी एसिम्प्टोट से कहीं पे भी हो वो, वहां से यदि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और वो परपेंडिकुलर किसके होना चाहिए, ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जो सेगमेंट्स है उनका प्रोडक्ट हमेशा ही स्क्वायर ऑफ द सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस आएगा, पी ए डॉट पी बी इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी बातें होगी किसके लिए, एसिम्प्टोट्स के लिए।